अब जैसे ही चुनाव के 7 फेज की घोषणा हो गई, सब पॉलिटिकल पार्टीज एकदम ब्रेथलेसली, एकदम तेजी से गठबंधन करने की कोशिश कर रही हैं 2019 के चुनावों के लिए। यहाँ तो ये तो समझ आता है कि कांग्रेस, जो कि 2014 में इतना नीचे स्तर पे गिर गई थी, सिर्फ 44 सीट उसके पास थी, ये तो समझ आता है कि कांग्रेस बहुत कीन होगी कि हम जल्दी से गठबंधन करें हर तरह के एलाइज के साथ। लेकिन बीजेपी भी, जो कि एक्चुअली 282 का उनका हाई था 2014 में, और वो आज कहती है कि हमने 60 महीने में वो कर दिखाया जो कि कांग्रेस ने पिछले 60 साल में नहीं दिखाया था। बीजेपी भी अभी थोड़ा पीछे हट रही है, अपने लोगों से हाथ मिला रही है, दोस्ती के नए हाथ बढ़ा रही है, अपना जो उनका अहम है या प्राइड है उसको थोड़ा कम कर रही है, स्वॉलो कर रही है, और हर तरह के उन लोगों के साथ डील हो रही है जो कि कभी बीजेपी के काफी भारी क्रिटिक होते थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक मैं आपको बहुत ही अहम आंकड़ा यहां बताना चाहता हूं कि जब से 1989 से जितने भी आम चुनाव हुए हैं, उनमें जब भी कांग्रेस और बीजेपी ने कम लोगों को खड़ा करा है, उनका स्ट्राइक रेट, मतलब उनका जो फ्रैक्शन है वो ज्यादा आया है। मतलब कि जितने लोग उन्होंने खड़े करे और जितने वो जीते, हमेशा जब कम लोग खड़े करे ज्यादा फ्रैक्शन आया है, ज्यादा स्ट्राइक रेट आया, ज्यादा लोग जीते हैं। और ये जो मोदी जी का जो 2014 में जो इतनी भारी जीत हुई थी, जिसको कि मोदी हरिकेन भी कहा जाता है, तब भी बीजेपी ने कम कैंडिडेट उतारे थे फील्ड में 2009 के मुकाबले, और उनका स्ट्राइक रेट तो खैर हम जानते हैं कितना ज्यादा था। एक एक्सेप्शन है इसमें, 2009 की एक्सेप्शन है, जबकि कांग्रेस ने ज्यादा कैंडिडेट भी खड़े करे और ज्यादा सीटों पे जीते भी, मतलब स्ट्राइक रेट भी उनका बढ़ गया। लेकिन वो एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन रूल को हमेशा प्रूव करता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये बड़ी ध्यान से और आसानी से हम कह सकते हैं कि जब भी कांग्रेस और बीजेपी ने कम सीटें लड़ी हैं, उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा हुआ है। यानी कि जब भी उन्होंने ज्यादा एलाइज, ज्यादा अपने गठबंधन के पार्टीज को अपने गठबंधन में डाला है, तो अकोमोडेट किया है, तो उनका स्ट्राइक रेट हमेशा बढ़ा है, घटा नहीं है। वो ज्यादा सीट जीते हैं, कम नहीं जीते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है ना कि हम कम सीटें लड़ेंगे लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा, ये तो एकदम दिख रहा है किस तरह से पार्टीज आजकल अपनी ट्रांजैक्शंस कर रही हैं। देखिए, बीजेपी ने तो जो 2014 में कुछ सीटें जीती थी, जीती हुई सीटें भी छोड़ दी अपने एलाइज के लिए, उनको खुश रखने के लिए। नीतीश कुमार को बिहार में उन्होंने खुश रखा और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में उन्होंने खुश रखा। और कांग्रेस भी देख रहे हैं हम किस तरह से काफी सुदृढ़ डील्स, काफी अच्छी डील्स उन्होंने करी हैं, झारखंड में करी हैं, तमिलनाडु में करी हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में तो उनको 10 सीट मिली है, काफी ज्यादा है। कर्नाटका में भी करी हैं, और लगता है कि महाराष्ट्र में भी वो ऐसी डील कर रहे हैं जिसमें लगता है कि कुछ कहीं तो वो जीते हैं अपनी इस ट्रांजैक्शन में, कहीं पे उनकी कुछ हार हुई है, कुछ सीट छोड़नी पड़ी है। लेकिन उनका जो फोकस रहा है, फोकस यही रहा है कि किसी ना किसी तरह गठबंधन मजबूत किया जाए, एलाइज को लिया जाए, चाहे कुछ भी उसके लिए करना पड़े। तो इस सारे संदर्भ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझना कि शुरू में कांग्रेस ने दिल्ली, यूपी और आसाम में हिचकिचाहट क्यों दिखाई। क्योंकि ये जो हैं 3 स्टेट्स जो हैं, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है की स्विंग स्टेट्स हैं, बहुत जरूरी स्टेट्स हैं, जिनमें 101 सीट हैं। और जो भी गठबंधन अलायंस इन 101 सीट में सबसे ज्यादा सीट लेके आएगा, शायद नई दिल्ली पे उसी की सरकार बनेगी अगले 5 साल के लिए। अब यहां पे देखिए कि इन तीनों स्टेट्स में जो बीजेपी है वो तो नंबर 1 पे है, और एक काफी रिमार्केबल अचीवमेंट है कि तीनों में नंबर 1 पे है। और जो कांग्रेस है वो आसाम में तो नंबर 2 पे है, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वो तीसरे नंबर पे है। अभी जो तीसरा नंबर का आंकड़ा है ना, ये पॉलिटिक्स में बहुत अहम, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तीसरे से या तो आप बिल्कुल गिर जाते हो या फिर आप धीरे धीरे उठते हो वापस अपनी ताकत के लिए। तो यहां पे कांग्रेस को कुछ सबक लेने पड़ेंगे, वो बीजेपी से लेने पड़ेंगे। किस तरह से बीजेपी ने स्टेट आफ्टर स्टेट, राज्य आफ्टर राज्य में, जहां पे वो तीसरे पोजीशन पे थी, किस तरह धीरे धीरे बढ़ के वो अनचैलेंज्ड नंबर 1 पोजीशन पे आ गई। तो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो तो काफी, मतलब अगर हम पीछे मुड़ के देखें, हाइंडसाइट में देखें, तो बहुत लगता है कितनी ऑब्वियस थी। लेकिन जब वो कर रहे थे पिछले 20-30 साल से वो, तो देखिए किस तरह से पहले तो वो एक्सेप्ट करते थे, पहले तो वो मान लेते थे कि हम इस राज्य में वीक हैं। उसके बाद वो किसी एक भारी रीजनल फोर्स के साथ अलायंस करते थे, गठबंधन करते थे, और धीरे धीरे वो एक वीक नंबर 3 से एक स्ट्रॉन्ग नंबर 3 बन जाते थे। और इसके बाद वो धीरे धीरे जो है अपने जो रीजनल उनका जो पार्टनर है, उसके टैलेंट को, उसके लीडर्स को, उसके वोट बेस को धीरे धीरे अपने में शामिल करने लग जाते हैं। और बहुत चतुराई से, बहुत पेशेंटली, बहुत ठहराव के साथ वो उनका जो अपना फुटप्रिंट है, पॉलिटिकल फुटप्रिंट है, उसको बढ़ाते हैं।
और अल्टीमेटली जब वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग नंबर 2 की पोजीशन में आ जाते थे किसी भी इन राज्यों में, तो वो जो उनका रीजनल पार्टनर है उसको पूरा का पूरा वो अपने आप में शामिल कर लेते थे। मतलब दे वुड स्वॉलो इट, पूरा उसको अपने अंदर मिलाकर वो नंबर 1 बन जाते थे। अगर आप मेरी इस पूरी थियोरी से सहमत नहीं है तो मैं आपको ये थोड़े उदाहरण देना चाहता हूं जिससे आप बिल्कुल कन्विंस हो जाएंगे। देखिए गुजरात में क्या हुआ। 1990 में बीजेपी के पास 67 एमएलएस थे और उन्होंने सपोर्ट करा चिमन भाई पटेल की जनता दल को, जिसने सरकार बनाई। चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने और केशु भाई पटेल जो कि बीजेपी के लीडर थे वो डेप्यूटी मुख्यमंत्री बने। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जनता दल गुजरात में खत्म हो गई और पूरी तरह से जनता दल को संभाल लिया अपने आप में बीजेपी ने। और देखिए तब से तो बीजेपी ने गुजरात को कंप्लीटली डोमिनेट करा है। कांग्रेस ने एक बार भी वहां पे चुनाव नहीं जीता उसके बाद। अब देखिए गोवा में क्या हुआ। 1999 में बीजेपी के मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस की ब्रेकअवे फैक्शन गोवा पीपल्स कांग्रेस के साथ एक गठबंधन किया और पावर में आ गए। उसके बाद क्या करा पर्रिकर ने, गोवा पीपल्स कांग्रेस को ही स्प्लिट कर लिया और वहां की एक और रीजनल पार्टी एमजीपी के साथ गठबंधन करके खुद मनोहर पर्रिकर चीफ मिनिस्टर बन गए। आज स्थिति यह है कि मनोहर पर्रिकर स्टिल चीफ मिनिस्टर हैं और जो एमजीपी है, जो उनकी रीजनल एलाई थी, वो गिर के सिर्फ 3 एमएलए पे आ गई है। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं है तो देखिए हरियाणा में क्या हुआ। 1982 और 1987 में बीजेपी ने एक गठबंधन किया चौधरी देवीलाल की लोकदल के साथ। उसके बाद कुछ देर के लिए उन्होंने चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन वहां से उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस ले ली और वापस लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ एक गठबंधन किया। और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है कि बीजेपी हरियाणा में रूल कर रही है और आईएनएलडी का कुछ काफी नामो निशान और फुटप्रिंट काफी कम हो गया है। अब देखिए कर्नाटका में क्या हुआ। 2006 में बीजेपी और जनता दल सेक्युलर पार्टनर्स बन गए गवर्नमेंट में, लेकिन 2008 में एक बहुत ही फेमस ऑपरेशन हुई थी जिसको कहा जाता था ऑपरेशन कमला। वहां पे बीजेपी ने कुछ लोग खींचे कांग्रेस से, कुछ लोग खींचे जनता दल सेक्युलर से और वो वहां की रूलिंग पार्टी बन गई। और आज की स्थिति यह है कि उनके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी कर्नाटका में बीजेपी है और सबसे ज्यादा एमपीज जो चुन के आए हैं कर्नाटका से वो बीजेपी के हैं। अब मैं आपको आसाम की कहानी बताता हूं, वो भी बिल्कुल ऐसी है। 2001 से 2016 तक 15 साल तक बीजेपी ने एजीपी पे पिगी बैक किया। मतलब एजीपी बड़ी पार्टी होती थी, बीजेपी छोटी पार्टी होती थी और इस तरह से बीजेपी के जो एमपीज हैं आसाम में वो 0 से लेके 7 तक पहुंच गए। और आज की कहानी ये है कि बीजेपी जो है वो आसाम पे रूल कर रही है और एजीपी का नामो निशान जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल का हुआ है वो काफी बिखर सा गया है, बहुत छोटा हो गया। अगर आप अभी भी मेरी बात नहीं मान रहे तो देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। 1995 से बीजेपी का गठबंधन था शिवसेना के साथ। शिवसेना सीनियर पार्टनर होता था, बीजेपी जूनियर पार्टनर होता था, लेकिन 2014 के असेंबली चुनाव में दोनों में स्प्लिट हो गया। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और बीजेपी ने सेना को हरा दिया। और आज ये स्थिति है कि महाराष्ट्र की डोमिनेंट नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बीजेपी बन गई है। आप देखिए उड़ीसा में क्या हुआ। 1998 से 2009 तक बीजेपी का गठबंधन था बीजू जनता दल के साथ और इस गठबंधन को देखते बीजेपी का जो फुटप्रिंट है वो उड़ीसा में ग्रो होना शुरू हो गया। लेकिन 2009 में बीजेडी ने, बीजू जनता दल ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया और वो अकेले चली गई। लेकिन आज की स्थिति यह है कि प्रिंसिपल पॉलिटिकल चैलेंजर ओडिशा में बीजेपी को माना जाता है, ना कि कांग्रेस को। तो ये जो मैंने आपको बताया ये तो बहुत ही जिसे अंग्रेजी में कहें बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड सा एक स्ट्रैटेजी है। और कांग्रेस के लिए तो इतने उदाहरण हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिस तरह से बीजेपी वीक नंबर 3 से नंबर 1 बनी। अब कांग्रेस को भी जहां पे कांग्रेस नंबर 3 वीक पोजीशन पे आ गई है, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है और आसाम में नंबर 2 है, लेकिन पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। जहां पे भी वो इस तरह की वीक पोजीशन पे आ गई है उसको यही स्ट्रैटेजी बीजेपी से सीखनी पड़ेगी कि पहले तो एक जूनियर पार्टनर बनो, मानो कि हम यहाँ पे वीक हैं। उसके बाद अगले कुछ चुनावों में, एकदम नहीं कुछ चुनावों में बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही चतुराई से आप एक एक कदम लेते हुए नंबर 1 की तरफ जा सकते हैं। अगर आप जल्दी करेंगे कि मैं आज ही नंबर 1 बन जाऊं तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग वोट बेस है वो भी चला जाए, लेकिन स्लोली स्ट्रेटेजिकली आप अगर अपने प्रतिद्वंदी के भारी लीडर, बड़े लीडर, उनका वोट बेस अगर आप धीरे धीरे उसको अपने आप में शामिल करते हैं
हैं तो आपका फुटप्रिंट वापस बढ़ता है, नंबर 3 से आप नंबर 1 की तरफ जाते हैं और हो सकता है कि आप फिर वही जो आपकी पुरानी ग्लोरी होती थी उस स्टेट में वो आपके पास वापस आ जाए। लेकिन क्या कांग्रेस के लीडर ये समझेंगे क्या?